देखो पिछले टर्म पे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स चल रहे थे। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में हमारे पास एक टॉपिक आया था सीडो फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आभासी बल। देखो आज सब कुछ इसके बारे में समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीडो फोर्स के और भी कई सारे नाम होते हैं हमारे पास। हम इसको एपेरेंट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, हम इसको फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। ये सभी हमारे पास आभासी बल के इंग्लिश वर्जन है। अब ये आभासी बल क्या होता है, ध्यान सुनना, पहले जरा हिंदी में समझो फिर इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। देखो, एक ऐसा बल जो किसी वस्तु पर वास्तव में नहीं लगता है लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन की वजह से लगता हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसे फोर्स को हम सीडो फोर्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान सुनो, अ फोर्स which does not really act but appear to act only due to the motion of the frame of reference is called pseudo force। ठीक है, ध्यान सुना, मतलब यहां पर हमारे पास एक बॉक्स है, हमने इस पे ऐसे एक फोर्स लगाया, जब बाहर से कोई फोर्स लगाया, ये तो हमने वास्तव में लगाया ना, तो ये तो रियल फोर्स है, ये सीडो फोर्स नहीं हुआ। अच्छा, और जरा सोचो कहां कहां तुम्हें ऐसे फोर्स लगते हैं, महसूस होते हैं, जो बाहर वाला नहीं लगाता लेकिन फिर भी महसूस होते हैं। सोचो जरा। अच्छा, बस वगैरह में बैठे हो, सोचो ध्यान से, बस वगैरह में बैठे हो, तुम बैठे बस में और बस ने चलना शुरू करा। सोचो एकदम से पीछे की तरफ धक्का लगता है, सोचो एकदम से पीछे की तरफ धक्का लगता है। हाँ, तो क्या आगे से किसी ने धक्का मारा तुम्हें, या कोई पीछे से पकड़ के खींच रहा है? कोई नहीं, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है, तब भी फोर्स लगा। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, ये फोर्स लगा क्यों? सोचो जरा, ये फोर्स तुम्हारे ऊपर लगा क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो फ्रेम है, तुम बस में बैठे हो, मतलब तुम किस फ्रेम में आ गए, तुम बस के फ्रेम में हो, तुम्हारा जो फ्रेम है मतलब जो बस है वो आगे बढ़ी, तुम्हारे फ्रेम में मोशन हुआ, फ्रेम में मोशन की वजह से तुम पीछे की तरफ गए, मतलब तुम्हारी बॉडी में एक धक्का लगा, तुमने एक धक्का महसूस किया, कहां पे, पीछे की तरफ। अच्छा जरा सोचो, फ्रेम कहां गया, फ्रेम आगे की तरफ गया, फ्रेम आगे की तरफ गया और ये धक्का पीछे की तरफ लगा। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? और जरा सोचो, अच्छा बस चल रही है, बस चल रही है, एकदम से उसमें ब्रेक लगता है, ठीक है, एट द इंस्टेंट ब्रेक लगा। अगर ब्रेक लगा तो तुम कहां जाते हो, एकदम से आगे हो जाते हो, थोड़ा सर ना मार लेना कहीं पे, अगर मार लेते कैमरे में। सोचो जरा, जब बस हमारे पास रुकती है तो एकदम से आगे होते हो, ऐसा क्यों होता है? सोचो, तुम्हारी बस आगे जा रही है, अब ब्रेक लगा तो बस में फोर्स किस तरफ लगा, बस ने तो अपना मोशन पीछे की तरफ करा, क्यों? सोचो, आगे जा रही है, ब्रेक लगा, रुक रही है, बस तो पीछे की तरफ टेंड कर रही है। अगर बस पीछे की तरफ जा रही तो तुम कहां गए, आगे की तरफ। तो पहले तो एक बात समझो, सीडो फोर्स क्या होता है? सीडो फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो तुम्हारे फ्रेम के मोशन की वजह से अप्लाई होता है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंट तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं लगाता। ठीक, इतनी बात क्लियर। और एक सबसे जरूरी बात, तुम्हारा जो फ्रेम होगा, मान लो तुम यहां खड़े हो, ठीक है, तुम्हारा जो फ्रेम होगा, फ्रेम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, सीडो फोर्स उसके अपोजिट लगता है। बात समझ नहीं आती? फ्रेम चाहे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, सीडो फोर्स हमेशा उसके अपोजिट लगता है, जिसको क्या कहते हैं, आभासी बल कहते हैं। जरा अपना पिछले टर्म का आर्टिकल देखो, अगर कुछ याद हो तो इस तरह से दो फ्रेम थे तुम्हारे पास, ठीक है, ये फ्रेम रुका हुआ था, ये फ्रेम a0 एक्सेलरेशन से भाग रहा था। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा जरा सोचो, एक पार्टिकल था, वो पार्टिकल a एक्सेलरेशन से जा रहा था। अब यहां पर पता चला कि यहां पे पार्टिकल में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको हमने सीडो फोर्स कहा। वो कितनी वैल्यू थी, माइनस का ma0।
माइनस ma0 एक ऐसा फोर्स था जो इस पर वाकई में अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन इस फ्रेम के मोशन की वजह से इसमें अप्लाई होता हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको सीडो फोर्स कहते हैं। और ध्यान सोचो, फ्रेम किस तरफ जा रहा है? फ्रेम तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रेम तो हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, और तुम्हारे पास पिछले टर्न पे जो रिजल्ट आया उसमें जरा सोचो, उसमें तो माइनस लगा हुआ था। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जो एफ डैश आया था वो आया था ma माइनस ma0। ma0 नेगेटिव था कि नहीं था? तो मतलब जो सीडो फोर्स आया वो कैसा है? हमारे पास नेगेटिव आया। अगर इस डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब इस पार्टिकल में हमारे पास इस डायरेक्शन में माइनस का a0 एक्सेलरेशन आएगा। तभी सोचो जरा, जब तुम इस फ्रेम में थे तब हमने यहाँ पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कुछ a डैश मान लिया, और इसी a डैश को हमने क्या लिखा? a माइनस a0। मतलब a इस पार्टिकल का ओरिजिनल एक्सेलरेशन, a0 एक आभासी एक्सेलरेशन जो इसके पास है नहीं, लेकिन इस पार्टिकल के मोशन की वजह से इसमें जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर टोटल एक्सेलरेशन निकालना है इस फ्रेम में, तो यहाँ पर जो दो एक्सेलरेशन है उनको जोड़ दो। अगर जोड़ोगे तो a0 तो नेगेटिव है ना, a0 नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया। बात समझ नहीं यहाँ पे? अब आगे जरा सुनो, अब इसको थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, मान लो एक फुटपाथ पे पर्सन खड़ा है, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है भैया, हम हर केस में फुटपाथ वाले ही बनते हैं। ठीक, खुश? अच्छा, मान लो तुम यहां सामने से बाइक से जा रहे हो। ठीक है, ध्यान सुनना, तुम बाइक से जा रहे हो, तुम्हारा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तुम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हो। जरा सोचो, मेरे लिए तो तुम 5 के एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो हम बैकवर्ड जा रहे हैं। सोचो, जब तुम आगे जा रहे होगे तो तुम्हारे लिए तो हम पीछे छूट गए, तुम्हारे लिए हम पीछे छूट गए। अगर हम पीछे छूट गए तो तुम्हारे लिए मेरा जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और कितना है? 5 का। ये जिस एक्सेलरेशन से तुम आगे जाओगे उतने ही एक्सेलरेशन से हम तुम्हें पीछे जाते हुए दिखेंगे। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? हम पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहोगे तो ये डायरेक्शन कैसी होगी तुम्हारी? नेगेटिव। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पर आप ध्यान समझना, अगर कोई भी फ्रेम किसी डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसके लिए बाकी पार्टिकल उसी एक्सेलरेशन से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए उसे महसूस होंगे। ठीक है, अब ये महसूस हो रहे हैं, वाकई में नहीं मूव कर रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है सीडो फोर्स। सोचो जरा, अब ये बाइक 5 के एक्सेलरेशन से जा रही है, तो अब मेरे लिए इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो गया? 5 इंटू m। 5 क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब मास का मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो फोर्स आएगा। तो 5m मेरे लिए इस पर लगने वाला फोर्स, इसके लिए मेरे ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? 5m ही होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस का 5m। अब बात क्लियर हुई यहाँ पे कि हमारे पास सीडो फोर्स क्या होते हैं? इतना क्लियर हुआ यहाँ पे? चलो अब आगे देखते हैं। सबको समझ में आ गया? अब देखो सीडो फोर्स देखते हैं तुम्हारे एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो देखो कुछ आर्टिकल देखते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो तुम्हें सीडो फोर्स के कई सारे एग्जाम्पल याद करने होंगे, वो एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर में बार बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज सीडो फोर्स, मतलब ऑप्शन में से दिया गया कौन सा फोर्स सीडो फोर्स है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अच्छा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, देखो जरा, एक तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और एक होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एक हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ध्यान रखना है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये हमारे पास सीडो फोर्स होता है, ऊपर वाला नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें इन दोनों भयानक कंफ्यूजन होते हैं, खास तौर से वो जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हो। जरा समझना, एक होता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है, और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। तो यहां पर ऐसे ध्यान रखो, ये होता है टुवर्ड्स द सेंटर, ये होता है टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, ये होता है हमारे पास अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यही तुम्हारे पास सीडो फोर्स होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ध्यान सुनो,
देखो अभी तुम्हें बताया था कि हम सर्कुलर मोशन बहुत कायदे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारे चैप्टर में जो है वो देखो, ठीक है। हमें पता है, तुम्हें इन दोनों का मतलब बहुत कायदे से अभी नहीं पता है, ठीक है। अभी बाद में बताएंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ये हर साल ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर की बात, ठीक है। अच्छा जरा समझ लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सीडो फोर्स होता है, कैसे जरा समझ रहा है। अच्छा जरा सोचो, तुम कभी बचपन में वो गोल गोल घूमने वाले झूले में बैठे हो? अरे जिसमें स्टील की कुर्सियां होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को बैठा के गोल गोल घुमा दिया जाता है। अगर उस समय की कुछ यादें हो तुम्हारे पास तो जरा सोचो, अगर उस झूले में बैठ करके तुम घूमते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बाहर की तरफ गिरे जा रहे हो। सोचो, ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ गिरे जा रहे हो, मतलब बाहर से तुम्हें कोई खींच तो नहीं रहा ना, सेंटर से तुम्हें बाहर की तरफ धक्का दिया जा रहा है, फिर भी सर्कुलर मोशन करने पर बॉडीज बाहर की तरफ अपने आप भागने लगती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सीडो फोर्स, जो कोई एक्सटर्नल एजेंट ना लगाए बल्कि अपने आप लगे। किसकी वजह से? फ्रेम के मोशन की वजह से अपने आप जनरेट हो, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सीडो फोर्स। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? यहां तक समझ आया? हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सीडो फोर्स, ये कोई सीडो फोर्स नहीं होता। अभी ये क्या होता है इसको चैप्टर के आखिरी में देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे जरा देखते हैं। अब देखो, एक हमारे पास सीडो फोर्स और लगता है, एक लिफ्ट का केस आता है। देखो ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारी कॉपी में नोट्स में दिख जाएंगी, ठीक है, सब लिखी हुई दिख जाएंगी, बस यहाँ पे समझते चलना बेटा। और मेरे हिसाब से तुम लोगों को नोट्स मिल गए होंगे, उन नोट से अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और ध्यान रखो, हम जितना कराएं उससे 1 या 2 टॉपिक तुम्हारे ज्यादा नोट होने चाहिए, ताकि जब तुम क्लास अटेंड करो तो तुम्हारे सामने कॉपी में नोट हो। अगर तुमने एक बार नोट कर लिया तो क्लास में तुम बहुत अच्छे से चीजों को समझते चले जाओगे, ठीक है, और चीजें तुम्हें वहीं के वहीं याद हो जाएंगी। अगर ये रखोगे कि पहले हम क्लास देख लें फिर नोट करेंगे तो उसमें दिक्कत है। हाँ, या फिर ये कर सकते हो, मान लो अगर तुम्हारे घर में 2 फोन अवेलेबल है, एक में क्लास लो, एक में पीडीएफ खोल के बैठो, ठीक है, तो उसमें तुम्हें चीजें समझ में आती चली जाएंगी। बात समझ आ रही है यहाँ पे? आगे देखो, अब यहां पर हमारे पास एक लिफ्ट का केस आता है। अब देखो, तुमने एक केस पढ़ा होगा, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट। एक हमारे पास लिफ्ट है इस तरह से, इसमें हमारे पास कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, अरे मान लो पर्सन है, दरवाजा नहीं है कोई, ठीक। अब जरा समझना, हमने क्या करा दिया, हमने लिफ्ट को नीचे फेंक दिया विद एक्सेलरेशन जी। अच्छा, कोई चीज जी एक्सेलरेशन से नीचे कब आती है? जब उसमें फ्री फॉल हो रहा है। ये मार्कर है, इसको ऐसे छोड़ दो। अब ये किस एक्सेलरेशन से नीचे गया? जी एक्सेलरेशन से, ठीक है। ये हमारे पास जी एक्सेलरेशन से क्या मतलब, अगर कोई बॉडी जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो उसमें हो क्या रहा है? ये हमारे पास फ्री फॉल हो रहा है। अच्छा, अब जरा समझना, तुमने एक बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है कि अगर तुम्हारे पास लिफ्ट में फ्री फॉल होगा तो उसके अंदर जो पर्सन होता है उस पर्सन को एक स्टेट महसूस होती है जिसको हम कहते हैं वेटलेसनेस, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक पर्सन होगा जिसको एक स्टेट, एक इसकी स्थिति आती है जिसको हम कहते हैं वेटलेसनेस या फिर भारहीनता की स्थिति, ठीक है। अब ये वेटलेसनेस क्या होती है जरा सोचो, पर्सन को अपना वेट महसूस ही नहीं होता। कब? जब लिफ्ट फ्री फॉल कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? पहले तो यही समझो कि किसी पर्सन को अपना वेट महसूस कब होता है। सोचो जरा, हमें मेरा वेट महसूस क्यों हो रहा है? हम यहाँ पे खड़े हैं, अच्छा हम खड़े हैं, तो अब जरा सोचो, अगर मान लो नहीं सोच पा रहे हो तो जरा खड़े होके सोचो। अब खड़े होके थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम्हें अपना वजन क्यों महसूस हो रहा है। खड़े खड़े तुम्हारे पैरों में दर्द क्यों होने लगेगा? तुम फर्श पे खड़े हो, फर्श से ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स आ रहा है जो तुम्हारे पैरों में लग रहा है। अब जरा महसूस करो, तुम खड़े होगे, तुम्हारी पूरी बॉडी में कुछ नहीं महसूस हो रहा है, केवल पैरों पे महसूस हो रहा होगा, क्योंकि पैरों पे नीचे का जो फ्लोर है उससे तुम्हारे पास रिएक्शन का फोर्स लगता है, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है। इतनी बात समझ आ रही है यहाँ पे? अब ये जो रिएक्शन फोर्स है यही तुम्हें तुम्हारा वेट महसूस कराता है। अब वेटलेसनेस की कंडीशन क्या होती है? यही रिएक्शन जीरो हो गई। यही जो तुम्हारे पास रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं हिंदी में, ये रिएक्शन अगर जीरो हो गया तो कौन सी कंडीशन आती है? वेटलेसनेस की कंडीशन आती है, ठीक है। अब जरा सुनो, रिएक्शन कब जीरो होगा? ध्यान से देखो,
अच्छा मान लो ये पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा होगा? अगर पर्सन है तो नीचे की तरफ mg फोर्स तो पक्का लग रहा होगा। ये बात तो कंफर्म है कि हमारे पास नीचे की तरफ एक फोर्स mg लग रहा होगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा अब ये mg लग रहा है तो इसी mg की वजह से तो ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा मान लो अगर एक बात ऐसी हो जाए, ये पर्सन यहां पर mg फोर्स लगाए ही नहीं, मतलब क्या हुआ, हम नीचे फर्श पे mg फोर्स लगाए ही नहीं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोचो जरा। ये तब पॉसिबल हो सकता है, ध्यान सुनना, ये तब पॉसिबल हो सकता है जब ये पर्सन नीचे वाले हिस्से के कांटेक्ट में ही ना हो, मतलब ये हवा में उड़ गया हो, ठीक है। जरा समझते हैं। अगर मान लो ये पर्सन इस तरह से हमारे पास हवा में आ जाएगा, हाथ पैर भी निकाल दो, अगर ये इस तरह से आ गया तो अब जरा सोचो क्या हो गया। हमारे पास mg फोर्स तो लग रहा है नीचे, अगर ये mg फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड लग रहा है तो कायदे से पर्सन को तो नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसको mg के बराबर और विपरीत, mg के इक्वल एंड ऑपोजिट एक और फोर्स जरूर मिला होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? माइनस mg। क्यों? जरा समझना। अब जरा सुनो, अब होता क्या है, यहां पर तुम केस देख करके आए थे, ये केस तुम्हें सब बातें समझाएगा। ये एस डैश क्या कर रहा है? ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है। अच्छा यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, अगर ये ए नॉट एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है तो पार्टिकल माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से इस तरफ जाएगा। बात समझा रहे हैं? यहाँ पे पार्टिकल माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से इस तरफ जाएगा। तो सोचो अब अगर फ्रेम जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो इसमें रखा पार्टिकल माइनस जी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो यहां पर अब जरा समझना, फ्रेम के मोशन की वजह से हमारे पार्टिकल पे एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो जाता है और वो फोर्स बॉडी के वेट के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन सेम हो जाते हैं। इतनी बात समझाइए आप। ये जो एक्सेलरेशन देख रहे हो, ये हमारे पास इस माइनस जी के बराबर हो जाता है, और जैसे ये बराबर होता है वैसे ही एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स क्रिएट होता है जो इस mg को पूरी तरह से बैलेंस कर लेता है। और अगर ये बैलेंस हो गया तो अब ये हमारे पास हवा में उड़ जाता है, और हवा में अगर ऊपर उड़ गए तो सोचो ना फर्श के साथ कॉन्टैक्ट, ना इससे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, मतलब यहां पर आती है हमारे पास कंप्लीट वेटलेसनेस की कंडीशन, पूरी तरह से भारहीनता की स्थिति। अब जरा सुनो, अगर तुम्हारे टॉपिक समझ में आ गया है कि वेटलेसनेस क्यों आती है, तो अब तुम्हें याद क्या रखना है? याद केवल इतना रखना है कि अगर कोई लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो उसपे हमारे पास सीडो फोर्स कितना लगेगा? माइनस mg। सीडो फोर्स कितना लगेगा? माइनस mg। पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर कोई लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो उसमें पर्सन पे रिएक्शनरी फोर्स 0 हो जाता है, और उसमें स्टेट कौन सी आती है? वेटलेसनेस की, भारहीनता की स्थिति आती है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, ये पहले से तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा, लेकिन यहाँ इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे टॉपिक में क्या है? सीडो फोर्स। अब सीडो फोर्स के जो जो एग्जाम्पल है उनसे क्वेश्चन पूछने का पूरा हक एग्जामिनर को, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे? आगे बढ़े। ये तुम्हारे 2 सीडो फोर्स हो गए। अब एक तीसरे सीडो फोर्स में आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीडो फोर्स है, बहुत ही बेहतरीन। देखो अब देखो हमारे पास अगला एक एग्जांपल आता है, कोरियोलिस फोर्स। ये देखो ये नया है तुम्हारे लिए। अब यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल आता है, कोरियोलिस फोर्स। ध्यान सुनना, कोरियोलिस साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं। देखो कोरियोलिस फोर्स समझने के लिए तुम्हें पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। पहले तो जरा इसकी डेफिनेशन देख लो, सीधी सी। ठीक है, 2 शब्द में। द सीडो फोर्स। ठीक है, अगर तुम्हारे नोट्स में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो लिख लेना।
द सीडो फोर्स generated due to the motion of the rotational frame is called pseudo force. Oh, sorry, Coriolis force. Is called Coriolis force. मतलब जरा समझना, एक ऐसा फोर्स जो किसी फ्रेम के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है, हम उसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं. ठीक है, अभी जरा समझते हैं क्या. नोट करो जरा, अगर ये नोट करना हो तो जल्दी से लिखो 2 लाइनें, फिर आगे बढ़ते हैं. हो गया. लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, हटा दें. चलो तो अब ध्यान सुनना. अच्छा जरा सोचो, अभी तक तुम क्या पढ़ते थे? अभी तक केवल इतना पढ़ते थे कि अगर हमारे पास हमारा फ्रेम स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तो हमारे पास किस तरह के सीडो फोर्स आएंगे. लेकिन अब रोटेशनल फ्रेम की भी बात होती है. अब यहां पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा. ठीक है, अभी देखना एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देंगे तुम्हें कोरियोलिस फोर्स का. देखो ध्यान से. अच्छा जरा समझ रहा, अब मान लो हम रोटेशनल फ्रेम है. अच्छा, हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो जरा समझना, मेरे रोटेट करने की डायरेक्शन ये है, लेकिन मेरे लिए अब तुम लोग तो इस तरफ जाने लगे ना. मेरे सामने जो कैमरा रखा है ये तो इस तरफ जा रहा है. ये सोच पा रहा कि नहीं सोच पा रहा? अब जरा समझना, हम एक रोटेशनल फ्रेम है, अगर हम इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो मेरे लिए दूसरे ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगेंगे. सोचो ध्यान से, हम इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो मेरे लिए मेरे सामने वाला कैमरा अपने आप इस डायरेक्शन में जाने लगा. बात क्लियर हुई? यहाँ पे इतना समझ आ रहा है यहाँ पे? तो अब यहाँ पर इस इफेक्ट को कहा जाता है कोरियोलिस इफेक्ट, और ये जो हमारे पास एक सीडो फोर्स आता है इसे कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स. सोचो जरा, हम अभी सीधे खड़े हैं, हम बस इस तरह से रोटेट करने लगे तो कैमरा तो ही मेरे सामने था ना. कैमरा तो घूम करके मेरे राइट साइड में आ गया. सोचो, हम ऐसे गए, मेरे लिए कैमरा घूम करके ऐसे इस तरफ आ गया. ये समझ आया कि नहीं आया? मतलब हमें कैसा लग रहा है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि कैमरे को किसी ने मेरे सामने से उठा के यहां रख दिया, मेरे राइट साइड में रख दिया. बात समझ आ रही है यहाँ पे? इतना सोच पा रहे हो? तो अब यहाँ पे अगर कोई फ्रेम रोटेट करता है तो फ्रेम के रोटेशन की वजह से सामने रखे ऑब्जेक्ट में अगर कोई फोर्स महसूस होता है, अपीयर होता है, तो हम उस फोर्स को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, और इस इफेक्ट को कहा जाता है कोरियोलिस इफेक्ट. इतनी बात समझ नहीं यहाँ पे? अब देखो थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सन किस डायरेक्शन में राइज करता है? सन किस डायरेक्शन में सेट होता है? बचपन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सन राइजेज इन द ईस्ट, पढ़ा था. अब थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग खोलो यहां पे. देखो ये हमारे पास अर्थ है और तुम अनर्थ हो. चलो दिखाते हैं. देखो ये हमारे पास अर्थ है. अच्छा, अर्थ में हमारे पास कुछ डायरेक्शंस आती हैं.
ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। भैया हम इतना तो मान के चल रहे हैं कि ये तो तुम लोगों को आना ही चाहिए कि अगर यहाँ पर हम अर्थ इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये हमारे पास वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। इतनी बात क्लियर? मेरे हिसाब से इतना तो पता होना चाहिए। और अगर कुछ याद हो, ये हमारे पास होता है नॉर्थ पोल, इसे पोल कहते हैं, ये होता है हमारे पास साउथ पोल, ठीक है। और अगर कुछ याद हो तो ईस्ट और वेस्ट जो मिलाने वाली बीच में जो लाइन होती है इसको कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ध्यान रखना, ये जो हमारे पास लाइन है इसे कहा जाता है इक्वेटर, या फिर ये होती है हमारे पास भूमध्य रेखा, ठीक है। आगे देखो, अब पहले तो एक बात समझते हैं कि सन कहां पे राइज होता है, ठीक है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सनसेट इन द वेस्ट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा जरा सोचो, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस अर्थ पे खड़े हो तो तुम्हारे सामने ईस्ट से सन निकल करके पूरा घूम करके वेस्ट में सेट हो गया, अस्त हो गया। इतनी बात क्लियर? सोचो जरा ध्यान से, क्या वाकई में सन मूव करता है? सोचो, क्या वाकई में सन मूव करता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। सन तो भैया गैलेक्सी के बीच में है, हमारी अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। कि सन हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है? ऐसा तो नहीं होता। सन बीच में है, अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। और जरा सोचो, एक बात और होती है, अर्थ अपनी एक्सिस में भी तो रोटेट कर रही होती है। अर्थ अपनी एक्सिस में भी तो रोटेट कर रही होती है। अब सबसे जरूरी बात, अर्थ जो अपनी एक्सिस में रोटेट करती है उसके रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। अर्थ जो अपनी एक्सिस में इस तरह से रोटेट कर रही होती है जिसकी वजह से हमारे पास डे और नाइट होता है, सुबह और शाम होती, दिन और रात होता है, वो हमारे पास अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, सबसे पहले तो ये सोचना है। सोचो जरा ध्यान से, अब ध्यान सुनना। ये हमारे पास अर्थ है, यहां पर सन है। अच्छा, सन हमें क्या लगता है? सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ लगता है। क्या सन वाकई में जाता है? सन सामने ही खड़ा है, हमारी अर्थ रोटेट करती है। अब जरा सोचो, सन इस तरफ जा रहा था तो हमारी अर्थ तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगी। अगर अर्थ इस तरफ रोटेट करेगी तभी तो हमें लगेगा कि ये बॉडी उस तरफ भाग रही है। देखो अभी भी सिखाया था, अगर कोई फ्रेम किसी डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हुए महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि बाकी ऑब्जेक्ट दूसरी डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। तो ध्यान सुनना, जब अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट होगी, मतलब किस डायरेक्शन में? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अर्थ है, अर्थ अगर ऐसे रोटेट हो रही है, वेस्ट इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ का जो सन है वो हमें लगेगा वो इस तरफ मूव कर रहा है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे ध्यान सुनो, ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ पे सन है, ऐसे अर्थ है, यहाँ पे सन है। अब अर्थ अगर इस तरफ रोटेट होगी तो ये सन उसे इस तरफ जाता हुआ महसूस होगा। मतलब अगर सन ईस्ट से वेस्ट आ रहा है तो अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट हो रही है। इतनी बात की यहाँ पे, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी। अब याद कर लेना, इस बात को रट लेना कि अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, ठीक है। वैसे तुम्हें नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आगे क्या। अब एक बहुत जरूरी बात समझना। अब देखो, तुम्हें सर्कुलर मोशन की एक बात याद दिलाते हैं, 11th क्लास में पढ़ा होगा, कई सारे तो छोड़ ही देते हो। देखो ध्यान से, अब यहां पे एक सर्कल ले लिया, यहां पर हमने एक और सर्कल ले लिया। अच्छा, करा क्या जरा समझना, हमने यहां पे इस तरह से धागा लिया और धागे में हमने ऐसे दो ऑब्जेक्ट बांध दिए, ठीक है। हमने धागे में इस तरह से दो ऑब्जेक्ट बांध दिए। चलो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर? अच्छा, मान लेते हैं ये हमारे पास v1 वेलोसिटी से भाग रहा है, ये हमारे पास v2 वेलोसिटी से भाग रहा है। अब एक बात जरा समझना, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन करेंगे, ध्यान सुनना और बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ये सब खा जाओगे अगर ये समझ में नहीं आया, ठीक है। ध्यान सुनना,
यहाँ पर हमें कुछ समझाना है, उसके लिए तुम्हें टॉपिक समझा रहे हैं, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो तुम्हें 11th में ठीक से पढ़ के आना चाहिए था, लेकिन देखना हमें गारंटी है जो बताएंगे तुम्हें 11th में पढ़ा नहीं होगा ठीक से, और जिन्होंने पढ़ा भी होगा ठीक से वो सब भूल चुके होंगे। देखो ध्यान से, देखो अगर हम यहाँ पर इसको नचाते हैं, ठीक है, इसको सेंटर से नचाते हैं, तो जरा सोचो ये हमारे पास सेंटर से आगे की तरफ आएगा। अच्छा, सेंटर से आगे की तरफ आएगा तो जरा सोचो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करेंगे क्योंकि एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। अगर ये एक ही रस्सी से बंधे तो ये हमारे पास एक साथ ऐसे मूव करेंगे। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कुछ देर के बाद हमारे ऑब्जेक्ट मूव करके यहां तक आ गए। इतनी बात क्लियर? कुछ देर के बाद हमारे ऑब्जेक्ट मूव करके यहां तक आ गए। अच्छा, इन्होंने एंगल कितना मेजर करा? थीटा। सोचो अगर पहले ऑब्जेक्ट बड़े वाले दूर वाले ऑब्जेक्ट की बात करो तो इसने थीटा एंगल बनाया, पास वाले की बात करो तो इसने भी थीटा एंगल बनाया। इतनी बात क्लियर है? लेकिन जरा दूरी के बारे में सोचो, देखो इसने इतनी बड़ी दूरी ट्रेवल कर ली जबकि इसने छोटी दूरी ट्रेवल करी। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो हमने इस लेंथ को L1 मान लिया, ये हमारे पास L2 हो गई। अब पहले तो एक बात ये बताओ, हमारे पास जो दो वेलोसिटी दिख रही है v1 और v2, इन v1 और v2 में से बड़ा कौन है? पहले तो यही बताओ। अभी कोरियोलिस इफेक्ट पढ़ेंगे, पहले तो जरा इसी के बारे में देखो। यहां पर हमारे पास, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अप्लाई होगा कोरियोलिस इफेक्ट समझने में, ठीक है, ध्यान सुनो। यहां पर हमारे पास दो लेंथ है L1 और L2, ठीक है। L बड़ी है, L1 बड़ी है, L2 छोटी है। सोचो अब दो ऑब्जेक्ट यहां से एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक साथ यहां पहुंचते हैं। अगर यहां पर चलने का यहां पर पहुंचने का टाइम बराबर है तो यहां पर वेलोसिटी कौन सी बड़ी होगी? सोचो जो ज्यादा लेंथ ट्रेवल कर रही है वही तो बड़ी होगी। तो यहां पर अब समझना एक बात, यहां पर तुम्हें एक बात तो दिख रही है कि L1 बड़ा है L2 से। L1 दूरी किस वेलोसिटी से ट्रेवल हो रही है? v1 से। कितने टाइम पे? t टाइम पे। तो यहां पर जरा देखो L2 कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल हो रहा है? v2 से। अरे ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। L2 हमारे पास कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल हुआ? v2 से। कितने टाइम में? t टाइम में। टाइम तो बराबर है दोनों का, तो यहाँ t से t कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया? v1 इज ग्रेटर देन v2। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं किसी को? यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। तो पहले तो अब एक बात समझना है यहाँ पे कि अगर यहां पर सेम सर्कुलर मोशन हो रहा है, ध्यान सुनना, अगर यहां पर सेम सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट बड़ी दूरी पर होगा सेंटर से ज्यादा रेडियस पर होगा, उसकी वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान समझना। पहली बात कि ये एक साथ मोशन कर रहे हैं, और एक साथ मोशन का क्या मतलब? एंगुलर वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। क्यों? एंगुलर वेलोसिटी कुछ याद है? थीटा अपॉन टी होता है। सोचो दोनों ने बराबर टाइम पे बराबर एंगल कवर करा तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर दो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि दोनों का एंगल थीटा, दोनों का टाइम टी है, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की रेडियस बड़ी होगी उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर? इतनी बात तो पहले तुम याद रख लेना। इन दोनों का क्या? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोणीय वेग कांस्टेंट है, लेकिन रेखीय वेग में v1 बड़ा v2 छोटा है। इस बात को बिल्कुल याद रखना। डायग्राम बना लो, डायग्राम बनवाइए, नोट करो। ध्यान रखना यहाँ पे, हमारे पास जितनी बड़ी रेडियस उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा। ठीक, बहुत, ये रिजल्ट बहुत काम आने वाला है आर्टिकल समझने में। जल्दी नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो, अगर कभी कुछ नोट करा करो तो अपने हिसाब से लिख भी लिया करो।
ठीक है। ये हमारे पास बड़ी रेडियस का ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से चलता है बजाय छोटी रेडियस के ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिखा करो तो तुम्हें लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेंगी, नहीं भी याद है तो उन्हें पढ़ोगे तो एक बार में समझ में आ जाता है। और ये सब हम लिखवाने नहीं वाले, तुम्हारा 11th क्लास का है, ठीक है। आगे बढ़े, हटा दें। और अगर मान लो नहीं नोट कर पा रहे हो इतने टाइम पे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अब देखो वापस आते हैं, अब यहां पे कोरियोलिस इफेक्ट में वापस आते हैं। ये हमारे पास अर्थ है और तुम क्या हो, देखो ध्यान से, देखो ये हमारे पास आ गया ईस्ट, ये हमारे पास आ गया वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये पोल हो गया हमारे पास, ये पोल हो गया। अब ध्यान सुनना, यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं कोरियोलिस इफेक्ट में, इसको जरा समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो अब हमारी जो अर्थ है, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ये कैसे जा रही है, वेस्ट से ईस्ट। हमारी अर्थ इस तरह से घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा अब जरा सोचो, एक पर्सन यहां पर इक्वेटर पे खड़ा है, एक पर्सन मान लो पोल के पास खड़ा है। अच्छा अब जरा सोचना ध्यान से, यहां एक बड़ी सी अर्थ है जो इस तरह से घूम रही है। अच्छा जरा सोचो, अगर सेंटर की बात करोगे तो जरा समझना, अगर अर्थ इस तरह से घूम रही है तो हम लोग भी तो इसी तरह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सोचो जरा ध्यान से, हम लोग भी तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अच्छा जरा सोचो, अगर अर्थ घूम रही है तो जो पर्सन इक्वेटर पे होगा, भूमध्य रेखा पे, वो बड़े रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अच्छा अब अर्थ घूम रही है, जो पर्सन ऊपर पोल पे होगा वो तो छोटे रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। लेकिन जरा समझना कंडीशन क्या होगी, अगर एक पर्सन इक्वेटर के पास है और एक पर्सन इस तरह से पोल के पास है, और अगर दोनों आमने सामने हैं एक दूसरे के, तो जरा सोचो, अर्थ रोटेट करेगी, दोनों एक साथ आगे जाएंगे, एक साथ घूम करके फिर से यहीं पर आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये पीछे छूट जाए या ये पीछे छूट जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अगर अर्थ घूमेगी तो इस तरह से होगा हमारे पास। सोचो जरा, मान लो तुम्हारे पास अगर कोई बड़ी सी बॉल हो तो जरा उसके बारे में सोचो। तुमने ऊपर एक पॉइंट लगा दिया छोटा सा, और उसके बिल्कुल बीच में पॉइंट लगा दिया, बिल्कुल एक सीध में। सोचो अब बॉल को घुमा के वापस ऐसे रख दो, तो क्या वो पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, वो बिल्कुल सीध में रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब जरा समझना है आप ध्यान से, अब यहां पर इक्वेटर के पास का जो पर्सन है, ठीक है, वो बड़े रेडियस में सर्कल कंप्लीट कर रहा है, समझ रहे हो। अच्छा उसके ऊपर यहां से सर्कल से ऐसे ऊपर आ जाओ पोल के पास। अब पोल के पास जो पर्सन खड़ा है वो तो छोटे रेडियस में हमारे पास इस तरह से सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ये सेंटर है हमारे पास, छोटे रेडियस में वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, बात समझे यहाँ पे। लेकिन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, जरा सोचो, ओमेगा का फॉर्मूला ये भी तो होता है 2π/t। कुछ याद है कि नहीं याद है? टाइम कितना है? 24 घंटे। एक सर्कल कितने टाइम पे कंप्लीट होता है? 24 घंटे में। इसका भी 24 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, ऊपर वाले का भी 24 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं यहाँ पे? तो दोनों के लिए ओमेगा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अब हमने पढ़ा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन करते हैं तो हमारे पास उनमें से जिनकी रेडियस बड़ी है, ठीक है, उनकी वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। मतलब इक्वेटर पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी लीनियर वेलोसिटी, घूमने की जो लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग है, वो ज्यादा होगा इस वाले पर्सन की वेलोसिटी से। इतना समझ में आया सभी को? यहां तक कोई परेशानी? अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। अब देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहले तो एक बात मान लो कि यहां पर हमारे पास दोनों पर्सन एक दूसरे के जस्ट सामने हैं, ठीक है। और मान लो एक पर्सन यहां से बॉल फेंकेगा दूसरे पर्सन के पास,
ठीक है। अरे मान लो बहुत तेज फेंकेगा, बड़े बड़े पर्सन है, एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। मान लो इतनी छोटी अर्थ है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ये यहाँ से बॉल फेंकेगा, ये कैच करेगा, ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं, जो केस हम ले रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं सोचने को, मान लो तुम्हें आर्टिकल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से, अब हमने करा क्या, हमने यहाँ से एक बॉल ऐसे फेंकी, यहां से इक्वेटर से एक बॉल नॉर्थ की तरफ फेंकी। अच्छा, ये पर्सन मेरे सामने का, हमने इसकी तरफ बॉल फेंकी, लेकिन अब हमारी बॉल जाएगी कहां ये देखते हैं। देखो जरा, अच्छा ये पर्सन वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है क्योंकि अर्थ पे खड़ा है, ये वाला पर्सन भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही घूम रहा है क्योंकि अर्थ पे खड़ा है, ठीक है। अब जरा समझना, ये पर्सन ज्यादा वेलोसिटी से घूम रहा है क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा है, ये पर्सन कम वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। बात समझ नहीं आते। अब जरा समझना, अगर तुम यहां से एक बॉल फेंकोगे तो बॉल के पास सामने की तरफ तो वेलोसिटी होगी, लेकिन वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी तो वेलोसिटी होगी। अब मान लो ये वाला पर्सन कुछ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये वाला हमारा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अब जरा समझना, अब जब तुम बॉल इसके सामने फेंकोगे तो वो बॉल सामने तो जाएगी, लेकिन इस पर्सन के साथ ही ना, तो वो बॉल आगे भी तो 20 की स्पीड से बढ़ेगी। सोचो, जब तुमने बॉल फेंकी तब ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है 5 की स्पीड से, लेकिन वो जो बॉल जाएगी वो सामने भी जाएगी और इसकी स्पीड से 20 की स्पीड से इस तरफ भी तो जाएगी। तो जरा सोचो, ये 5 की स्पीड से जा रहा है, बॉल आगे 20 की स्पीड से जा रही है, तो अब बॉल इसके आगे पड़ेगी जाकर के। तुम फेंकोगे तो इसी को देख करके, लेकिन यहां से जब बॉल जाएगी तो बॉल यहां से आगे की तरफ जाएगी। तो अब यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना है, ध्यान सुनो। अब तुम्हें याद क्या रखना, अभी ध्यान सुनना, अभी ऐसे ही तुमसे कम से कम 3-4 बार टॉपिक बताएंगे, तब जाके बात ठीक से समझ में आएगी। अभी बिल्कुल परेशान ना होना। अभी जरा सुनो, अब तुम्हें याद क्या रखना है। सबसे पहली बात याद रखनी है कि अगर हम इक्वेटर से, ठीक है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, तो उसके एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी। सोचो जरा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, किस तरफ मुड़ गया वो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो अब जरा अपने आर्टिकल देखना, तुम्हें पहला ही स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल देन इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, मान लो अब तुम यहाँ पोल पे खड़े हो और तुम अपने सामने इस पर्सन को देख रहे हो, तुमने यहां पर बॉल फेंकी, ठीक है, तुमने बॉल फेंकी इसके बिल्कुल जस्ट सामने। अब तुमने बॉल तो ऐसे फेंक दी, लेकिन वो बॉल कहां जाएगी जरा समझते हैं। सोचो जरा, अब बॉल के बारे में समझना, ये बहुत कठिन बात है, ध्यान सुनना। जिनको ये समझ में आ गया वो बहुत ध्यान सुनो, जिनको नहीं आया वो तो बहुत ध्यान सुनो ही सुनो, ध्यान सुनो। अच्छा, इस पर्सन ने बॉल नीचे फेंकी, इस पर्सन के हिसाब से बॉल नीचे आ रही है और ये पर्सन 5 की स्पीड से ऐसे घूम रहा है, तो बॉल भी 5 की स्पीड से आगे की तरफ आएगी, ठीक। लेकिन जरा इस पर्सन के बारे में सोचो, ये तो 20 की स्पीड से आगे जा रहा है। पता है इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझना। एक बाइक 5 की स्पीड से आगे जा रही है, यहां से बाइक 20 की स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है, ध्यान सुनना। अब इसके बारे में सुन लो, बाइक के बारे में, क्योंकि बाइक तुम सोच पाते हो तो वहां पे बात समझ आएगी। एक बाइक 5 की स्पीड से जा रही है, एक बाइक 20 की स्पीड से जा रही है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ फुटपाथ पे खड़े देख रहे हो, ठीक है, ध्यान सुना। एक बाइक यहाँ 5 की स्पीड से आगे बढ़ रही है, एक 20 की स्पीड से। जैसे ही दोनों बाइक आमने सामने आती हैं, वैसे ही 5 वाली जो बाइक है वो एक बॉल 20 वाली बाइक के सामने फेंकती है, 20 वाली बाइक की तरफ फेंकती है। अब जरा सोचो क्या होगा, 5 वाली जो बाइक है हमारे पास 5 की स्पीड की, उसने एक बॉल इसकी तरफ फेंकी। अगर बॉल फेंकी तो सबसे पहले बॉल के बारे में तुम सोचो, तुम्हें कैसी दिखी। बाइक तो 5 की स्पीड से आगे जा रही थी, तो जब इसने बॉल फेंकी तो बॉल भी तो 5 की स्पीड से आगे जाएगी। अगर तुम फुटपाथ पे खड़े हो तो तुम्हारे लिए बॉल कैसी गई, बॉल अब ऐसे नहीं गई तुम्हारे लिए तो बॉल ऐसे गई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारे लिए तो बॉल ऐसे गई, तुम्हारे लिए बॉल 5 की स्पीड से आगे भी जा रही है और उसने उस तरफ फेंकी, तो तुम्हारे लिए बॉल की डायरेक्शन ऐसे हुई। कब, जब तुम एक रेस्ट पोजीशन में खड़े होकर देख रहे हो। इतना समझ यहाँ पे। अब आगे जरा सोचो, अब मान लो तुम 20 वाली बाइक में बैठे हो, ठीक है, अब इसने एक बॉल तुम्हारी तरफ फेंकी
और तुम तो 20 की स्पीड से आगे चले गए। तो बॉल क्या कर रही है, बॉल तो 5 की स्पीड से आगे जाएगी। ये बाइक 5 की स्पीड से आगे जा रही है, तो जो बॉल फेंकोगे बॉल इस तरफ जा रही है, 5 की स्पीड से बॉल आगे भी जा रही है। तो अब जरा समझना, ये बाइक तो 20 की स्पीड से निकल गई, अब जो बॉल आई बॉल तो इसके पीछे आएगी ना। मतलब अगर तुम बाइक में हो तो तुम्हारे लिए बॉल का मोशन इस डायरेक्शन होगा। क्यों, जब तुम बिल्कुल सामने थे तब तुम्हारी तरफ फेंकी गई, लेकिन तुम्हारी तरफ फेंकी कि तुम तो ज्यादा स्पीड से चले गए, बॉल तो पीछे रह गई। तो तुम्हारे लिए जब तुम 20 की स्पीड से भाग रहे हो तो तुम्हारे लिए उसी बॉल का मोशन पीछे की तरफ हो गया, बैकवर्ड मुड़ गई बॉल। लेकिन जब तुम फुटपाथ पे खड़े हो तो 5 की स्पीड से अगर बॉल उधर जा रही है तो तुम्हारे लिए तो बॉल इस तरफ जाएगी ना। बात समझ में आई यहाँ पे? इतनी बात सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे हो? अब यहाँ फिर से देखते हैं, ध्यान सुनो, पूरा केस फिर से बताते हैं। अगर यहां से कोई बॉल तुम इस पर्सन की तरफ फेंकोगे, ठीक है, ध्यान सुनो, अगर तुम कोई बॉल इस पर्सन की तरफ फेंकोगे तो बॉल इस तरफ आ रही है और बॉल 5 की स्पीड से इस डायरेक्शन में घूम भी रही है, मतलब इस तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन तो ऐसे आ गया ना, सोचो जरा, अब इसको सामने से बॉल दी जा रही है, ठीक है, ध्यान सुनना, अब जो बता रहा हूं ध्यान से देखना, इसको सामने से बॉल दी जा रही है, ये पर्सन ऐसे चला गया 20 की स्पीड से, ये बॉल भी आगे आएगी, लेकिन ये पर्सन तो 20 की स्पीड से घूम रहा है, बॉल इस तरह से पीछे आएगी। तो अब जरा सोचो पर्सन के लिए क्या हुआ, पर्सन के लिए तो बॉल उसके जस्ट सामने थी ना, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया बॉल देखो पीछे छूट गई। तो पर्सन के लिए बॉल किस तरफ जा रही है, पीछे की तरफ। तो यहां पर अगर आप जरा समझना, अगर तुम यहां से इक्वेटर की तरफ बॉल फेंकोगे तो इस पर्सन के लिए बॉल किस तरफ मुड़ जाएगी, पीछे की तरफ। तो यहां से हमारे पास अब ये इस तरफ डायरेक्शन आ गई। अब जरा सोचो क्या हुआ, अगर तुम नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ फेंक रहे हो तो सबसे पहले तुम किस डायरेक्शन जा रहे हो, साउथ में, मुड़ किस तरफ गए, वेस्ट। तो अगर नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट वो मुड़ जाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे बात समझ में आई? यहाँ पे जिनको आ गई बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आई बिल्कुल परेशान ना हो। अभी नॉर्थ, ये हमारा नीचे वाला पोर्शन बाकी, साउथ पोल बाकी है। चलो इसमें एक बार जरा देख लेते हैं, ध्यान सुनो केस क्या है। अर्थ क्या कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। ये बड़ी रेडियस में है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो ये ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा। ये छोटी रेडियस में तो हमने इसकी स्पीड भी कितनी मान ली, वही 5 मीटर पर सेकंड मान ली, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तुम्हें इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट बड़े सर्कल में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है। इतनी बात तो समझ गए होंगे, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब जरा सुनो ध्यान से, अगर मान लो तुम इक्वेटर से पोल की तरफ कुछ फेंको, अगर तुम इक्वेटर से पोल की तरफ कुछ फेंको तो जरा सोचो क्या होता है। जो ऑब्जेक्ट आएगा वो नीचे की तरफ तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो 20 की स्पीड से आगे भी तो चल रहा है। ये पर्सन 5 की स्पीड से आगे चल रहा है सर्कुलर मोशन में। तो अब जो 20 की स्पीड से ऑब्जेक्ट आएगा वो तो इसके आगे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो यहां पर जरा समझना, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मुड़ जाएगा। मतलब अगर इक्वेटर से साउथ पोल में कुछ फेंक रहे हो तो वो हमारे पास ओरिजिनल डायरेक्शन क्या देगा, देखो ईस्ट और साउथ। तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आएगी। बिल्कुल रट लेना डायरेक्शन, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो डायग्राम देख के रट लेना। इसी वजह से ऐसा डायग्राम बनवा देते हैं ताकि तुम रट लो कि इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ आ रहे हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, रट लो बिल्कुल। अगर नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो साउथ वेस्ट, ये देखा साउथ तो आ ही रहता है, वेस्ट की तरफ मुड़ गए तो साउथ वेस्ट। इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो तो हमारे पास ईस्ट में जाओगे और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। बात समझ में यहाँ पे। अब जरा आखिरी टाइप देख लो। अब क्या कर रहे हैं, साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। अगर साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ कुछ फेंकोगे तो जरा सोचो, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा और 5 की स्पीड से आगे की तरफ भी जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो 20 की स्पीड से आगे रोटेट कर गया। ये ऑब्जेक्ट तो 20 की स्पीड से, ये 5 की स्पीड से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट 20 की स्पीड से आगे आ गया। तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट तो इस वाले के पीछे आएगा। अगर पीछे आएगा तो जरा सोचो, इस ऑब्जेक्ट के लिए या इस पर्सन के लिए उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हुआ, जब यहां पे थे दोनों आमने सामने थे, ये आगे निकल गया, ये पीछे छूट गया। तो अब इसके लिए, इस पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, पीछे की तरफ, बैकवर्ड जा रहा है। तो अब यहां से हमारे पास मोशन कुछ ऐसा आएगा। वो मोशन ऐसा है कैसा, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और मुड़ गए वेस्ट की तरफ। तो अगर साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मुड़ जाता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। इसे कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। इतना समझ में आया।
अच्छा बेटा समझना, ये कहां पर यूज होता है? अगर तुमने ठीक से ज्योग्राफी पढ़ी हो तो सोचो, ज्योग्राफी में तुमने ऐसे देखा होगा, हम अर्थ को कई सारे जोन में डिवाइड कर देते हैं, और अगर तुम उसमें देखना तुम्हें इस तरह से डायरेक्शन देखने को मिलेंगी। ये विंड की डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इस तरह से कई सारी एग्जैक्ट ये हो ये हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन इस तरह से तुम्हें मुड़ी मुड़ी सी डायरेक्शन देखने को मिलेंगी। तो ये जो डायरेक्शंस होती है ये सब कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ही आती है, ठीक है। कभी जाके खोल के देखना तो अपनी ज्योग्राफी की कॉपी या बुक, तो तुम्हें यहाँ पे इस तरह से विंड की डायरेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात थी, जो समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो यहाँ पे ध्यान रखना। अगर इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ तो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ तो डायरेक्शन साउथ वेस्ट, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ तो डायरेक्शन आती साउथ ईस्ट, साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ तो डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ऊपर जा रहा है नॉर्थ की तरफ तो नॉर्थ वेस्ट। बात क्लियर यहाँ पे, ठीक है, इतना याद रहेगा। ये होता है हमारे पास कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक, इतना पढ़ना, बाकी फिर अगले टर्न पे।